नमस्कार, मैं अभिषेक। ठंड बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, रेलवे के दाम बढ़ गए, हवाई जहाज के दाम बढ़ गए। पहले आप सर्विस टैक्स 12% दिया करते थे, लेकिन अब आप सर्विस टैक्स 15% दे रहे हैं और देश भी आगे बढ़ रहा है। तो मैंने कहा इसी बात पे क्यों ना अपनी वीडियो को भी आगे बढ़ाया जाए। आज हम बात करेंगे कि नोटबंदी का 8 नवंबर को जो नोट बैंड डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका आम जनता पर क्या असर हो रहा है, आज हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम दो जो सरकार ने कल बड़े फैसले लिए उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया वो ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बिना टैक्स दिए अपना पैसा बैंक खाते में करवा सकती है, जबकि आम आदमी को अपना खाता में डलवाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा और सरकार राजनीतिक पार्टियों को इस पर छूट दे दी गई है। दूसरा अहम फैसला लिया गया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल के दाम 2 रुपए करीब कुछ बढ़ाए गए और डीजल के दाम भी 1.5 रुपए कुछ बढ़ाए गए। तो इसी बात पर कुछ अपनी यादें ताजा करनी जाए, जरा ये वीडियो देखिए मोदी जी का। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी। देख लिया वीडियो। चलिए अब जरा कुछ आंकड़े देख लिए जाए। पहले रेलवे का किराया देख लिया जाए कि रेलवे के किराए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहले फर्स्ट एसी का किराया मुश्किल से 3 से लेके 5,000 रुपए, मैं सबसे मैक्सिमम बता रहा हूं कि फर्स्ट एसी में अगर आप कराते थे तो आपको 2,500 3,000 मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए तक में टिकट मिल जाती थी। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से अब फर्स्ट एसी का किराया हो गया है 8,000 रुपए तक, यानी आपको हवाई जहाज से भी ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, इतने ज्यादा दाम बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी चीज, अब बात करते हैं हवाई जहाज के दाम। पहले मुझे भोपाल से दिल्ली जाना पड़ता था तो मैं हवाई जहाज के लिए 4,000 रुपए दिया करता था। लेकिन अब हालत ऐसी है कि अब अगर मुझे दिल्ली से भोपाल जाना है तो मुझे हवाई जहाज के लिए 15,000 रुपए से लेकर 37,000 रुपए देना पड़ेगा, और दिल्ली से भोपाल आना है तो भी 17,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए की प्रति टिकट है। तो आप सोच सकते हैं कि नोटबंदी का आम जनता पर असर कितना ज्यादा दिखना शुरू हो गया है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। चलिए अब उसके बाद जो मेन मुद्दा था वो था काला धन। जब 8 नवंबर को मोदी जी ने नोट बैन किया तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि उसका मेन मकसद है कि काला धन रुकेगा। लेकिन आप एक चीज गौर करिए कि 8 नवंबर के बाद जितने भी लोग पकड़े गए सबके सब भाजपा के लोग थे। कहीं भाजपा का नेता गुजरात में पकड़ा गया, कहीं भाजपा का नेता राजस्थान में पकड़ा गया, कहीं मध्य प्रदेश के नीमच में पकड़ा गया, कहीं बेंगलोर में पकड़ा गया। तो सारे के सारे जो लोग थे वो भाजपा के लोग थे। और प्रधानमंत्री जी ये बात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कांग्रेस ने भारत को 60 साल लूटा। अगर कांग्रेस ने भारत को 60 साल लूटा तो आप 1.5 महीने में उनके एक भी, मैं कहता हूं नेता तो बहुत बड़ी चीज होती है, आप उनके कार्यकर्ता को भी नहीं पकड़ पाए। और जितने पकड़े गए सबके सब आप बीजेपी पार्टी के पकड़े गए, ना आपका कोई पकड़ा, ना कांग्रेस का कोई पकड़ा, ना सपा का कोई पकड़ा, ना जेडीयू का कोई पकड़ा, ना आरजेडी पकड़ा, ना बसपा का पकड़ा, सारे के सारे भाजपा के पकड़े गए। तो आपने 2.5 सालों में जितने घोटाले किए उसका तो असर दिखना शुरू हो गया है कि आपके कार्यकर्ता भी पकड़े जा रहे हैं, आपके नेता भी पकड़े जा रहे हैं, और ये बहुत सारी की बात है और मोदी जी इस पर एक भी शब्द नहीं कहते। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ने गाजीपुर में अपनी रैली करी। जब एक सरकारी रैली होती है तो उसका करीबन खर्चा आता है 3 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए का, और जब उसको पार्टी अपनी तरफ से करवाती है तो भी उसका करीबन 7 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक खर्चा आता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपने जो गाजीपुर में रैली करी उसका पैसा कैसे दिया? क्या आपने उसका पैसा कैश में दिया? क्या आपने उसका पैसा एटीएम कार्ड से दिया? क्या आपने उसका पैसा ऑनलाइन नेट बैंकिंग से दिया? भाई सवाल वाजिब है। 5 करोड़ रुपए की रैली है और उसमें 1 रुपए भी आप कैश ना दें। कैश के लिए भी लिमिट थी कि आप एटीएम से सिर्फ 2,000 निकाल सकते हैं
और बैंक में आपको हफ्ते भर में 24,000 कुछ मिलेगा। लेकिन 5 करोड़ की रैली हुई। तो मेरा सवाल यह है कि आप ये बताइए कि आपने ये पैसा कैसे दिया। 2014 में आपने चुनाव जीता। 2000 में चुनाव में जब आप 2014 में जब आप चुनाव जीते तो क्या आप काले धन से जीते थे या सफेद धन से जीते थे? जो आपके आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, अब आप हर 20 मिनट में आपने हेलीकॉप्टर उड़ाया, क्या वो पैसा आपका सफेद धन का था या काले धन का था? वो तो खैर मालूम चल ही रहा है जो आपके इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद जो जॉब है आम जनता के लिए, जो नौकरियां थी, अब वो भी जाना शुरू हो गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि 4.5 लाख से ज्यादा जॉब नौकरियां जा चुकी है ऑलरेडी। अब इसमें मैंने एक चीज महसूस करी कि जो मजदूर है, जो गरीब आदमी है, जो ईंट की काम करता है, जो उत्तर प्रदेश से आया है, दिल्ली में काम कर रहा है, कोई घर बनाने का काम करता है, कोई लकड़ी काटने का काम करता है, ये सब लोग 100 रुपए 200 रुपए रोज का कमाते हैं और इसी में काम करते हैं। तो मैंने एक मजदूर से कहा कि एक काम करिए, आप अपना बैंक खाता दे दीजिए, मैं आपके बैंक खाते में पैसा डलवा देता हूं। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं साहब, हम आपसे पैसा अभी नहीं लेंगे, आप करिए तो उधार कर लीजिए, लेकिन हम बैंक खाते में नहीं डलवाएंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने मुझे कारण बताया कि जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, उनको ये कहा गया है कि अगर आपके खाते में 50,000 रुपए प्रति साल से ज्यादा आया तो आप बीपीएल की लिस्ट से अलग कर दिए जाओगे। तो वो लोग अब अपने बैंक खाते में भी पैसा नहीं ले सकते। अगर उनके खाते में 50,000 से ज्यादा हो गया तो जो बीपीएल के लोगों को अभी कुछ सब्सिडी वगैरह प्रॉफिट मिलता है, अब वो भी उनको मिलना बंद हो जाएगा, उनका बीपीएल में नाम है वो रप्चर हो जाएगा, तो वो बेचारे भी परेशान है। लेकिन मोदी जी कहते हैं, काले धन से बात शुरू हुई थी, आ गए कैशलेस इकोनॉमी पर। कैशलेस इकोनॉमी का भी आपको मैं जरा फायदा और नुकसान दोनों बता देता हूं। कैशलेस इकोनॉमी पहली चीज तो गरीब का मैंने आपको बताया कि बीपीएल में 50,000 है। अब कैशलेस तो तब काम करेगा जब आपके खाते में पैसा होगा। अब एक गरीब आदमी अगर 50,000 के ऊपर अपने खाते में पैसा रखेगा तो वो बीपीएल की लिस्ट में ही नहीं रह जाएगा। बीपीएल की लिस्ट में नहीं रह जाएगा तो आदमी कैशलेस क्यों करेगा? दूसरी चीज, मैं कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर की दुकान पे गया, मैंने उससे बोला कि आप मुझे एक पेन ड्राइव दे दीजिए। उसने मुझसे पेन ड्राइव का बोला कि आप ये लीजिए पेन ड्राइव। मैंने बोला कितना पैसा हुआ? उसने बोला 400 रुपए। और उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि अगर आप कैश देते हैं तो आपको 400 रुपए, और अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया तो आपको 430 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप सोचिए कि ये है कैशलेस इकोनॉमी, कि अगर आपने कोई भी सामान खरीदा तो आपको 30-40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और वो जो 30-40 रुपए हैं वो आपकी जेब से जाएंगे। कि पेन ड्राइव आई तो 300 रुपए की पेन ड्राइव जो वो 400 में बेच रहा है, उस पर सरकार ऑलरेडी टैक्स लगा चुकी है, ऑलरेडी सरकार उस पर पैसा ले चुकी है। अब जब आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर भी आपने सरकार ने टैक्स लगा दिया, उस पर भी आपसे आपकी जेब से पैसा ले लिया। नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? अब उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो आतंकवाद को रोकेंगे, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। चलिए मान लिया मैंने। आप ये बताइए 8 नवंबर की बात कितने लोग मरे? 150 से ज्यादा मौतें हुई। ये नोटबंदी खुद एक आतंकवाद के बराबर है। एक नॉर्मल आतंकवादी हमले में ज्यादा से ज्यादा हमारे 17-18 लोग शहीद होते हैं, लेकिन इस नोटबंदी में 150 से ज्यादा मौतें हुई। इनका जिम्मेदार कौन है? और ये खुद एक आतंकवादी हमले के बराबर है कि भाई मेरा पैसा, लेकिन मुझे लाइन लग रहा है अपना पैसा लेने के लिए। इसमें एक चीज मैंने महसूस करी कि जनता खुश है। अब जनता क्यों खुश है? जनता इसलिए खुश नहीं है कि उसका पैसा डूबा, जनता इसलिए खुश है कि भाई सामने वाले का पैसा डूब गया, ये पॉलिटिकल पार्टियों का पैसा डूब गया। जबकि जनता ये समझ ही नहीं पा रही है कि उनका पैसा नहीं डूबा, उनको तो उल्टा फायदा हुआ है कि उनको टैक्स नहीं भरना है। भैया नुकसान तो आपको हो गया। जनता इसलिए खुश है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि एक क्लास में 40 बच्चे, उस क्लास में 40 बच्चे, 40 में से 30 बच्चे फेल हो गए। तो जो बच्चे फेल हुए वो खुश इसलिए हैं कि देखो यार मैं तो फेल हुआ, मेरे जैसे और बच्चे भी 30 बच्चे फेल हो गए, वो इसमें खुश हैं। जबकि वो ये नहीं सोच रहे कि वो फेल हो चुके हैं ऑलरेडी, वो नुकसान में जा चुके हैं। और ऐसी बात पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी जाए तो पॉलिटिकल पार्टियों को तो बिना टैक्स के उनका फायदा हो रहा है। और
आम आदमी का नुकसान हो गया। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने बंद कमरे में पैसा रखती हैं, 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, उनका सारा पैसा डूब गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार से 100 करोड़ रुपए का घपला कर सकती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी 100 करोड़ के फर्जी बिल बनवा के भी उस पैसे को अंदर करवा सकती है। और उस पैसे को अंदर करवाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, क्योंकि उसने टैक्स नहीं ले रही है, आपको टैक्स भी नहीं दे रहा है। फायदा किसका हुआ? पार्टियों का। फायदा किसका हुआ? बड़े बड़े जो ये लीडर्स बैठे हुए हैं इनका। फायदा किसका हुआ? जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनका। आप देखिए विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ये उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए, उल्टा उसका लोन माफ करने की तैयारी चल रही है, इवन कुछ कर भी दिया है। अडानी अंबानी के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ों के इन्होंने लोन माफ कर दिए और मुझ पे एफआईआर करवा देते हैं, रवीश कुमार का चैनल बैन कर देते हैं। जिन पर लेना है, जिन पर केस होना चाहिए उन पर नहीं कराते, जिन पे एक्शन होना चाहिए उन पर तो ये बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। मान लिया 1.5-2 साल हो गया, आज तक उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली के पास, अरुण जेटली जी के पास पूरी लिस्ट है उन 70-75 लोगों की जिनके स्विस बैंक में खाते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक 1.5 साल हो गया ये इसको पब्लिक नहीं कर रहे। वो लिस्ट 2015 में आई थी, आज 2017 शुरू होने को है, लेकिन ये लिस्ट नहीं पब्लिक कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा उसमें भाजपा के नेता है और उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि अगर हमने लिस्ट पब्लिक कर दी तो। अब मैं इनसे पूछता हूं कि भाई आप माल्या को क्यों नहीं पकड़ रहे? जब आपके पास सब कुछ आपको पता है, तो ये कहते हैं कि भाई हम दूसरे देश में नहीं जा सकते। तो फिर आप ओबामा से क्यों दोस्ती कर रहे हैं? ओबामा से क्यों दोस्ती कर रहे हैं? फिर आप जब आप अपनी पुलिस को दूसरे देश में भेज ही नहीं पा रहे तो उससे दोस्ती करने का क्या मतलब है? फिर तो सब छोड़ दो। तो आप अगर समझें, उस चीज को गौर से समझे, इस पूरे नोटबंदी को, तो नुकसान हुआ आम जनता का। आप 4-4, 5-5 घंटे लाइनों में लगेंगे, 6-6 करोड़ रुपए भाजपा के नेताओं के पास पकड़े जा रहे हैं। आप सोचिए, जरा सोचिए कि बैंक में पैसा नहीं है लेकिन भाजपा वालों के पास 6 करोड़ रुपए पकड़ा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को यह ऐलान कर देना चाहिए कि अगर बैंक एटीएम में पैसा ना हो तो वो भाजपा कार्यालय जाकर पैसा ले सकते हैं, इससे उनको शायद वोटों का फायदा हो जाए। तो मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगले चुनाव में अब आपको फैसला करना है कि आपको ये ड्रामा पसंद है रोज रोज का, या फिर शांत सरकार पसंद है। मैं तो आपको गुजारिश करूंगा कि आप इनको इनकी औकात दिखाइए और इनको बिल्कुल वोट मत कीजिए। चलता हूं मैं, टेक केयर।